लास्ट के लेक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अडेप्टिव इम्यूनिटी आपको एक बार और रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में मैंने आपको दो वैरायटी बताई थी, दैट इज़ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल्युलर इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें से ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में बी सेल्स का पार्टिसिपेशन रहता है, जबकि सेल्युलर इम्यून रिस्पॉन्स में टी सेल्स का। अब बी एंड टी सेल्स को एक बार और रिमाइंड कराना चाहूँगी कि बी सेल्स जो थे वो बोन मैरो में ओरिजिनेट भी होते थे और मैच्योर भी होते थे, जबकि टी सेल्स बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं बट दे माइग्रेट टू थाइमस फॉर देयर मैच्योरेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम यूनिट सेकंड में पहुंच गए हैं अब, दैट इज़ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया बी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो बी सेल्स से ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। सो दैट इज़ वाई ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो नोन एज antibody mediated immune response. So, humoral immunity involves combating antigens via antibodies, which are produced by B cells and can be found in bodily fluids. So, body के fluids में ये present होता है B cells, और ह्यूमोरल का मतलब भी something that is related to body fluid or plasma or serum or lymph, anything that is fluidic or liquid in the soluble form. So antibodies can be transferred between individuals to provide passive immune protection. So ये एक तरह का passive immune protection भी है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्यूमोरल यानी कि बॉडी फ्लूइड, प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम कुछ भी हो सकता है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हो। सो ह्यूमोरल रिस्पॉन्सेज आर इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी ऑन बी सेल्स। मतलब कि बी सेल्स पे जो एंटीबॉडीज होती है दोज आर मेम्ब्रेन बाउंड। It differentiate into antibody secreting plasma cells. तो जब भी एनकाउंटर करता है कोई भी बी सेल एंटीजन को, तो उस टाइम पे वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एनकाउंटर होने के बाद में एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स में। अभी फिगर में भी आपको ये चीज़ मैं समझाऊंगी। सो आगे के स्टेप्स आप पहले समझ लो और क्या क्या होता है। Activated B cells secrete soluble antibodies of same specificity, मतलब एक ही वैरायटी के ढेर सारे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। These are fine tuned in responses to signals from helper T cells. अब ये हेल्पर टी सेल्स को हम CD4+ यानी कि CD का मतलब क्या हुआ, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन। सो एक तरह का ग्रुप होता है। ओके, सो हेल्पर टी सेल्स में CD4 आते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस प्रोडक्शन। सो हेल्पर टी सेल्स जो है साइटोकाइन का प्रोडक्शन करते हैं। Both T helper cells and B cells recognizing different epitopes, दोनों ही T helper cells and B helper cells different epitopes को recognize करते हैं किसी भी, मतलब जो भी पर्टिकुलर एंटीजन है, तो सेम एंटीजन पे ये दोनों अलग अलग तरह के एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। बी सेल अलग तरह के एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करेगा और टी सेल अलग तरह के। तो टी सेल हमेशा हेल्पर टी सेल, ये याद रखिएगा, जिससे कि साइटोकाइन का प्रोडक्शन होता है।
Humoral response is best suited for elimination of exogenous antigens. So, exogenous का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एंटीजन, जबकि यहीं पर हम कंपेयर कर देते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में एंडोजिनस एंटीजन का एलिमिनेशन होता है. एंडोजिनस मीन्स सेल्फ एंटीजन, ये हमारी यानी कि हमारी बॉडी में ही जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट एलिमिनेशन का काम होता है. नाउ अब इस फिगर के थ्रू आप समझिए. सबसे पहले आप फोकस करिए फिगर पे. आपको एक बी सेल नज़र आ रहा है, ओके. और बी सेल्स जब किसी पर्टिकुलर एंटीजन को एनकाउंटर करता है ना, यहाँ एक ये एंटीजन आपको नज़र आ रहा है. सो इट मे कन्वर्ट इनटू दैट बी सेल मे बी कन्वर्टेड इनटू एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल. तो आपको एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल दिख रहा है, और जो बी सेल के बाहर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज नज़र आ रहे थे वो एंटीबॉडीज रिलीज हो गए हैं, है ना. सो ये रिलीज हो करके एंटीजन को एनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं. तो यहाँ तो बहुत कम हमने दिखाया है आपको एंटीबॉडीज, लेकिन ये मिलियंस के फॉर्म में, मिलियन ट्रिलियंस फॉर्म में होते हैं. सो खूब सारी मल्टीपल कॉपीज इसकी बनती है. और जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको जब एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था तो क्लोनल सिलेक्शन थियरी भी बताया था. तो क्लोनल सिलेक्शन थियरी के थ्रू ही ये एंटीबॉडीज़ जो है मल्टीपल कॉपीज़ इनके बनते हैं. क्लोनल एक्सपेंशन होता है ना, क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल एक्सपेंशन. तो ये सारे स्टेप्स इसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आ जाते हैं. सॉरी, ओके. सो यहाँ पर अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे. वही चीज़ें हैं जो अभी इसके पहले भी मैंने बताई थी. सो सबसे पहले नंबर पे जो सीक्रेटेड एंटीबॉडीज़ होते हैं बी सेल से सीक्रेट होते हैं. सो दैट सीक्रेटेड और सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ आर द मेजर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी. दे में रिकॉग्नाइजेस साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय टी हेल्पर सेल्स. तो हमने आपको भी बताया था इसके पहले भी कि टी हेल्पर सेल्स से ही साइटोकाइंस रिलीज होते हैं. सो सेकेंड स्टेप, अब चूंकि हम साइटोकाइंस की बात कर रहे हैं, बहुत पहले भी हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी साइटोकाइंस के बारे में बताया है कि साइटोकाइंस ही ऐसी सिग्नल्स या फिर आप ये कह सकते हो मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं ना, मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं. और ये दोनों को इंटरकनेक्ट भी करते हैं, चाहे वो आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो उसको सेल मीडिएटेड से, चाहे वो आपका इनेट इम्यूनिटी हो उसको अडेप्टिव इम्यूनिटी से. सो हर तरीके से ये साइटोकाइंस हेल्प करते हैं या मीडिएट करते हैं दो अलग अलग तरह के सिस्टम्स को. ओके. सो साइटोकाइंस, आप लास्ट वाले टॉपिक में आ जाइए. सेकंड जो है वो पहले साइटोकाइंस के बारे में ही डिस्क्राइब करते थे कि ये जो साइटोकाइंस होते हैं दे में कंट्रीब्यूट टू एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, टी सी सेल्स. सी का मतलब साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी ये एक्टिवेट करते हैं और कुछ और भी दूसरे तरह की सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं. तो साइटोकाइंस बहुत तरीके का काम करते हैं. ओके. कई सारी वैरायटी ऑफ सेल्स को ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. तो पहला आपने देखा, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सीक्रेटेड एंटीबॉडीज आर द मेजर इफेक्टर molecules of humoral immunity that requires cytokines production or cytokines produced by T helper cells. Then B cells interact with antigen and then differentiate into antibody secreting plasma cells. तो आप ये देख रहे हो नीचे जो फिगर में दिखाया गया यही चीज़ दिखाई गई है कि B cells interact with antigen and then differentiate into antibody secreting plasma cells. Finally, the secreted antibody
बाइंड्स, आप देखिए बिल्कुल लास्ट में जो रिजल्टेंट है वो क्या है, फिगर में आप ध्यान दीजिए कि द सीक्रेटेड एंटीबॉडी बाइंड्स टू द एंटीजन एंड फैसिलिटेट्स इट्स क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी। तो फिगर में आपको दिख भी रहा है, लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी बाइंड्स एंटीजन एंड फैसिलिटेट्स इन क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी, या फिर डिफेंस सिस्टम में एक तरह से डिफेंसिंग का काम कर रहा है ये एंटीबॉडी। अब आते हैं हम फिगर पे। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। देयर आर टू फेजेस, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस फिगर में आपको दिस इज द लॉगरिथमिक स्टेज और लॉगरिथमिक फेज, आप कह सकते हो। ग्राफिकल फॉर्म में जो दिखाया जा रहा है प्लॉट है, लॉगरिथमिक प्लॉट फॉर द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। सो इसमें आपको पहला वाला जो प्लॉट दिख रहा है वो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए है, और दूसरा प्लॉट जो है दैट इज फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो आप इसमें देखिए कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसका पीक बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया है, मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी कंसंट्रेशन नहीं है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आप देखिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो ब्लू कलर का दिख रहा है प्लॉट दैट इज़ फॉर आईजीएम, और जो ट्रांसपेरेंट है यानी कि केवल ब्लैक कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज़ फॉर आईजीजी। यानी कि दो तरह के आइसोटाइप्स को रिप्रेजेंट किया गया है, एक तो आईजीएम और एक आईजीजी। तो प्राइमरी में आईजीएम की कंडीशन क्या है कि आईजीएम से थोड़ा सा ऊपर पीक जा रहा है आईजीजी का, ओके। जबकि सेकेंडरी रिस्पांस में आप देखिए आईजीएम का बहुत कम, आईजीएम में बहुत ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन कम है, जबकि आईजीजी का कंसंट्रेशन बहुत हाई चला गया है ना। सो यूजुअली सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में मेमोरी सेल्स का वर्क होता है, दे प्ले अ स्ट्रॉन्ग रोल, ओके। सो मेमोराइजेशन जो है वो आईजीजी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है सो इन कंपैरिजन टू आईजीएम के, यानी कि आईजीजी प्रीडोमिनेट्स द आईजीएम, ओके। आईजीजी predominates the IgM in both the cases, बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल का डिफरेंस है, ओके। सो आप देखिए ये जो प्लॉट है इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ द टाइम आफ्टर इम्यूनाइजेशन। जब कोई भी एंटीजन एंटर कर रहा है तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको रेड कलर का जो सर्कल दिख रहा है दैट इज़ द लैग फेज भी प्रेजेंट होता है ना, और आईजीएम और आईजीजी का दोनों का दिखाया गया है। उसी तरह से सेकेंड नंबर पे आप देखिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का जो लैग फेज है वो बहुत छोटा है, प्राइमरी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। यानी कि प्राइमरी का जो लैग फेज है वो लगभग 4 to 7 डेज का है, जबकि सेकेंडरी का जो लैग फेज है दैट इज़ ओनली फॉर 1 to 3 डेज, ओके। शॉर्टर पीरियड होता है, शॉर्टर लैग फेज होता है। और अब कंसंट्रेशन पे आ जाइए, जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस है दैट इज़ द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन द सीरम, और इसका यूनिट जो है दैट इज़ पर एम एल कितना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले 0.01 ml है, देन 1.1 ml है, देन 1 ml है। तो आप देख लीजिए कि 0.01 ml के अराउंड आ रहा है आपका आईजीएम का कंसंट्रेशन, और आईजीजी का कंसंट्रेशन 0.5 के अराउंड आ रहा है, ओके। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आप देखिए आईजीएम का कंसंट्रेशन 0.1 से भी कम है, यानी कि इट इज़ नियर अबाउट 0.7 कंसंट्रेशन, ओके। जबकि आईजीजी का कंसंट्रेशन आप देखिए लगभग 95 के अबव है, ओके।
सो देयर आर, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे? सो देयर आर मेनली टू स्टेजेस इन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम प्राइमरी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पर आते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैग फेज and that may contain around 4 to 7 days। प्राइमरी में 4 to 7 days का लैग फेज और लैग पीरियड होता है, ड्यूरिंग विच नाइव बी सेल्स, नाइव का मतलब होता है बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड, है ना, वर्जिन, बिल्कुल नया बी सेल्स जो होता है, दैट में अंडरगो क्लोनल सेलेक्शन, clonal expansion and then differentiation into memory cells और plasma cells। सो आपको जैसे मैंने बताया ना, फिगर में आपने देखा कि एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स, दैट वाज द मेमोरी सेल्स। ओके, सो वो कन्वर्ट हो गया था एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स में, उसको हम तो मेमोराइज हो गया क्योंकि उस पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे या एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट थे वो मेमोराइज हो गई, या ये पर्टिकुलर एंटीजन एंटर किया था तो इसके अगेंस्ट इस तरह की एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना है। सो द लैग फेज इज फॉलोड बाय अ लॉगरिथमिक इंक्रीज इन सीरम एंटीबॉडी लेवल। तो ये जो लैग फेज होता है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, इसका जो लॉगरिथमिक स्केल होता है या लॉगरिथमिक लेवल जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है सीरम में। और किस चीज़ से इंक्रीज होता है सीरम में, क्या चीज़ बढ़ जाता है, एंटीबॉडी लेवल। सीरम में धीरे धीरे करके एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, विच रीचेज अ पीक एंड देन डिक्लाइंस। तो आप देखिए एक पीक पे आकर के और फिर वो धीरे 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 करके ये डाउन होने लगता है एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन। ठीक है, एक पीक तक ही बढ़ता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। ओके, देन अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे आते हैं। सेकेंडरी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज it has a shorter lag period, that is for only 1 to 3 days, and it reaches a greater magnitude and last longer। तो बहुत आपने देखा था कि काफ़ी ऊपर तक IgG का जो कंसंट्रेशन था वो काफ़ी ऊपर तक मैग्नीट्यूड इसका जो है ज़्यादा तक गया था और फिर उसके बाद ये डिक्लाइन करने लगा था। ओके, सो लंबे टाइम तक ये मतलब इसका जो डिक्लाइन हुआ था वो काफ़ी नीचे तक हो रहा था, तो लास्ट लॉन्गर, काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहता है। सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी विथ अ हायर एफिनिटी ऑफ एंटीजन। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक, हायर एफिनिटी, एंटीजन की बहुत ज़्यादा हायर एफिनिटी होती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। IgG प्रीडोमिनेट्स IgM। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी था वो प्रीडोमिनेट कर रहा था इम्यूनोग्लोबुलिन एम को। सो अब हम आते हैं इस टेबल में, आप देखिए दोनों को कंपेयर किया गया, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को कंपेयर किया गया है। सो दिस इज द टेबल for comparison of primary and secondary antibody response or secondary humoral immune response। so सबसे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखिए अगर हम बी सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्डिंग बी सेल्स, तो प्राइमरी में होगी नाइव और वर्जिन बी सेल, जबकि सेकेंडरी में होगी मेमोरी बी सेल्स। Now come to the second property, that is the lag period following antigen administration। तो जो लैग पीरियड होगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जनरली 4 to 7 days का होगा, यानी कि लगभग 1 week का,
एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जनरली 1 to 3 days का ही होता है, यानी कि इट इज़ शॉर्टर. सेकेंडरी लैग फेज जो होगा दैट में बी शॉर्टर एंड प्राइमरी लैग फेज में बी लॉन्गर. ओके, और लार्जर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? टाइम ऑफ पीक रिस्पॉन्स. टाइम पे अगर हम ध्यान दें तो लगभग 7 to 10 days लग जाता है ना. सो 7 to 10 days लग जा रहा है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में. ओके, मतलब पीक पर पहुंचने के लिए लगभग 7 to 10 days लग रहा है. और दूसरे नंबर पे आप देखिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का केवल 3 to 5 days में ही, मतलब सट से एकदम फटाफट जो है एकदम से इंक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन. ओके, पीक पे एकदम से अचानक से पहुंच जाता है और फिर उसके बाद डिक्लाइन करता है अचानक से. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. सो मैग्नीट्यूड क्या है? आप देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स में है, इट में वेरीज डिपेंडिंग ऑन एंटीजन. किस तरह का एंटीजन है इस पे डिपेंड करता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में. जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो पीक है दैट इज जनरली 100 to 1000 टाइम्स हायर देन प्राइमरी रिस्पॉन्स. तो आपने देखा भी था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स का जो पीक था वो उतना ज़्यादा नहीं था, जबकि सेकेंडरी का पीक जो था वो काफ़ी ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू प्राइमरी के. सो दैट मे बी अबाउट 100 to 1000 टाइम्स हायर देन प्राइमरी रिस्पॉन्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आइसोटाइप प्रोड्यूस्ड एंटीजेंस. सॉरी, आइसोटाइप प्रोड्यूस्ड. तो आइसोटाइप में IgM प्रीडोमिनेट्स अर्ली इन द रिस्पॉन्स. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM प्रीडोमिनेट कर रहा है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में IgG प्रीडोमिनेट्स कर रहा था. ओके, अब एंटीजेंस पे आते हैं. सो प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो एंटीजेंस होंगे दैट में बी थाइमस डिपेंडेंट एंड थाइमस इंडिपेंडेंट बोथ. जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ओनली थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस. ओके, अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है एंटीबॉडी एफिनिटी. तो एफिनिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया ही है. सो प्राइमरी रिस्पॉन्स की एफिनिटी जो है वो कम होती है, जबकि सेकेंडरी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की एफिनिटी, मतलब एंटीबॉडी की एफिनिटी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हायर होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. Thank you so much.